एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की क्लासेस कराने वाली हूँ। ये आपकी महामैराथन क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होगी और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आज आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो कैसे आप नंबर को चुराएं, ठीक है, यानी कि कैसे आप कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक आप पढ़ें जिनसे आपको नंबर मिल सके, आपकी बैक ना लगे और आप ज़्यादा भी ना पढ़े, कम पढ़ के आप आराम से पास हो जाएं। आप अगर मैथ्स आपकी बिल्कुल वीक है तो आप इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, ठीक है। तो उन पास होने के लिए यानी एक नंबर चुराएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और ये आपके जो प्रश्न हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न है क्योंकि मैंने आपको अलग अलग तरीके से 2016 का पेपर, 2017 का पेपर बिल्कुल अलग अलग पार्ट में मैंने आपको बहुविकल्पी भी पढ़ा दिए हैं, अति लघु उत्तरीय भी पढ़ा दिए हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे मेन टॉपिक जो हमें याद करना है वो कौन सा है। पहला ये है आपका, ठीक है। जो इस तरीके के सरल करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको बहुत इजी हैं। ये हमारे जो भी प्रशिक्षु मैथ में वीक हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। एक बार आप सीख लीजिए, इसको आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता है पेपर में। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आप उठाकर देखिए जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, एक ये प्रश्न जरूर आता है, कभी 60 डिग्री का कोण बनाने को पूछेगा पटरी और प्रकार की सहायता से, कभी 90 का पूछेगा। 60, 90 इससे ज़्यादा नहीं पूछता, सिर्फ यही दो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इस बार 90 पूछा गया तो अगली बार 60 पूछा जाएगा, अगली बार 60 पूछा गया तो फिर 90 पूछा जाएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपने सीख लिया। दो नंबर कितने हो गए आपके? 4 नंबर तो यही आपके हो गए, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये अति लघु में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, मान लो किसी भी आपके पेपर में लघु में नहीं मिला, आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि लघु में मिलता है, मिला नहीं मुझे, तो अति में आएगा, यानी कि आएगा जरूर। ये क्वेश्चन रखा होता है, आप सारे पेपर चेक कर लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। और इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अति लघु में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, यानी 6 नंबर हो गए। चलिए नेक्स्ट है ये बीजी व्यंजन। ये बहुत पूछा जाता है, इसको जोड़ना और घटाना होता है। कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर के टाइम आपको वीडियो देखने में बहुत दिक्कत होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बहुत से हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपका मैथ्स का, साइंस का और शायद सोशल साइंस का पेपर एक साथ होता है, मतलब एक दिन में होता है। तो लोग क्या करते हैं, साइंस और सोशल साइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम मैथ में हम वीक हैं, हम नहीं कर पाएंगे तो हम ये पढ़ लें। तो देखिए साइंस और सोशल साइंस ये एक ऐसा पेपर है, अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको बना के भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैथ में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें कोई आप अपनी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बना के तो लिख नहीं सकते हो। तो मैथ के जिस दिन मैथ का पेपर हो, यानी सेकेंड डे आपका मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का पेपर होता है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ को सॉल्व करिएगा और सुबह का जो टाइम मिले उसमें आप साइंस और सोशल साइंस को रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने में आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्या देख लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ डालो, बाद में नहीं पढ़ पाओगे। तो रात में आपको मैथ जितना भी है आपने नोट किया हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ सिर्फ उनको ही सॉल्व कर डालिएगा पूरी रात, ठीक है। आप ये सोचोगे कि हमें मैथ आती है, ये जिनको मैथ आती है वो भी सुन ले, प्लीज़ आप मैथ को सॉल्व जरूर करिएगा। रात में कुछ नहीं पढ़ना है, दूसरे दिन सिर्फ आपको मैथ पे ही फोकस करना है क्योंकि आपकी इसमें बैक ना लग पाए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
थर्ड पॉइंट ये है कि आपका लासा और मासा से क्वेश्चन जरूर आता है। व्यास बनाने के लिए या फिर परिमाप है, फिर या फिर वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया नंबर चुराने का आपका तरीका बताए, पिक्टोग्राम। बहुत पूछा जाता है पिक्टोग्राम क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, ये दो चीज़ें जरूर। पिक्टोग्राम बहुत पूछा जाता है, पिक्टोग्राम बहुत मस्त है यार, ये जो छोटे बच्चे हैं वो भी कर लेंगे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपके 10 नंबर तो मैंने ऐसे ही बता दिए, और बाकी लघु और अति लघु और बहुविकल्पी से आप पास कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनको पढ़ लीजिएगा। उसमें इजी चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राम तो एकदम नंबर चुराने वाला ही है एकदम ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप इस तरीके से आपके 12-13 कम से कम 15 नंबर तो आप ले ही आओगे, और 15 नंबर जो है आपके बहुत हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो 15 नंबर बहुत है, लेकिन बैक नहीं लगनी चाहिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका 121 भाग और ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मंझला ब्रैकेट होता है, और ये छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये छोटा होता है, ये मंझला ब्रैकेट कहलाता है, और ये बड़ा कहलाता है। इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये वाला बड़ा कहलाता है। ठीक है, चलिए तो 121 और भाग का निशान दिया गया है। ठीक है, 121 और भाग का निशान दिया गया, और कहा गया है बड़े ब्रैकेट में 16 दिया गया है, माइनस मंझला ब्रैकेट फिर 14 माइनस 3, फिर छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए, तो अगर हमें जब ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं। ये यहाँ पे कौन सा नियम लगाते हैं, बॉड मास नियम। कौन सा नियम लगाते हैं, बॉड मास नियम। यानी सबसे पहले आप किसको हटाओगे, ब्रैकेट को हटाओगे। ठीक है, ये ऑफ होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ऑफ मतलब होता है का या गुड़े का निशान। डिवाइड यानी आप उसके बाद भाग करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, गुणा करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जोड़ोगे, उसके बाद घटाओगे। तो ये नियम होता है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले आपको सारे ब्रैकेट हटाने होंगे, उसके बाद आपको भाग देना होगा, उसके बाद आप गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ करोगे, उसके बाद घटाओगे। क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे, फिर क्या करोगे, भाग दोगे, गुणा करोगे, जोड़ोगे, फिर घटाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये नियम चलता है। चलिए, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा बिना स्किप किए वीडियो को। ये वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपके इसमें समाहित हैं। तो चलिए, तो क्या दिया है, 121 भाग बड़े ब्रैकेट में दिया है 16 माइनस, तो मंझले ब्रैकेट में दिया है 14 और जब भी ब्रैकेट हटाना हो तो आप छोटे से हटाएंगे, पहले छोटा हटाएंगे, फिर मंझला हटाएंगे, फिर बड़ा हटाएंगे। ठीक है, कौन सा हटाएंगे, पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। एक इस तरीके का ब्रैकेट दिया होता है आपका कोष्ठक तरीके से। सबसे पहले इसको हटाएंगे, फिर छोटे को हटाएंगे, फिर मंझले को हटाएंगे, फिर बड़े को हटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें ये छोटा ब्रैकेट हटाना होगा। तो हम सारी चीज़ें एक साथ लिख लेंगे। 121 भाग बड़े ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर 16 माइनस मंझला ब्रैकेट, 14 माइनस, और 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3 बचे। तो हमने 3 लिखा। और यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम किसी ब्रैकेट को हटाएंगे तो याद रखना इस ब्रैकेट में हमेशा क्या छिपा होता है, गुणा छिपा होता है। ठीक है, क्या छिपा होता है, गुणा छिपा होता है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 121 भाग बड़ा ब्रैकेट माइनस 16, फिर ये मंझला ब्रैकेट है 14 माइनस 3, और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 9 में से 6 गए, बचे 3। 9 में से 6 के क्या बचे, 3। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट में हमेशा जब भी हटाते तो गुणे का निशान लगा होता है, गुणे का निशान छिपा होता है, और 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब मंझले ब्रैकेट को हम हटाएंगे। तो मंझले ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है उसको कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 121 भाग पूरा वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ तक पूरा उतार लिया। अब मंझला ब्रैकेट लगाया। मंझले ब्रैकेट में क्या है, 3 और 3 का गुणा करना है, 3 तिया 9 हो गया, 14 माइनस 9। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर है 121, फिर हमने सारी चीज़ें वही उतार ली। अब हम मंझले ब्रैकेट को खोल देंगे। जब मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे तो अगर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मंझले ब्रैकेट से पहले कोई निशान चिन्ह दिया हुआ है माइनस का, प्लस का या भाग का, तो हम गुणे का निशान नहीं लगाएंगे। और अगर मंझले ब्रैकेट से पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो हम गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अब क्या है, 121 माइनस 16, अब 14 में से 9 गए, बचे 5।
यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर गुणे का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए गुणे का निशान लगाया। जहाँ पर कुछ नहीं होता है और ब्रैकेट आप खोलते हो तब आप गुणे का चिन्ह निशान लगाते हो, ठीक है। अब 14 में से 9 गए 5 बचे, ठीक है। फिर 121 माइनस, अब इस जो बड़ा ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो 16 में से 5 गए बचे 11। अब 121 भाग है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 121 बटे 11, 11 कम 11, 11 11 हम 121, ठीक है। तो उत्तर हमारा आया 11। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो फिर से बता दे रहे हैं। तो ये 121 माइनस 16 इस तरीके से, चलिए आप देखिए मैं फिर से सॉल्व कर दे रही हूँ, समझ में आना चाहिए आपको। 121 भाग बड़ा ब्रैकेट उसमें 16 लगा हुआ है, फिर मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3, और यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे, छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 में से 6 गया, क्या बचा 3, और जब खोलेंगे तो इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणे का निशान लगा देंगे तो 3 हो गया, ठीक है। अब ये मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, फिर हमने लिखा है 121 भाग, फिर क्या है 16 माइनस, अब ये मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 तिया हो गया 9, और यहाँ पर माइनस का निशान है तो 14 माइनस क्या हो गया 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे 121 भाग, फिर बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 में से 9 गए, कितना बचा 5, ठीक है। 5 5 9 14 होते हैं, बचा 5, ठीक है। तो 16, अब खोलेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे, यहाँ पे हमें गुणे का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। तो 16 माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब हम बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे, बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे तो 16 में से 5 गए, कितना बचा 16 में से 5 गए, बचा आपका 11, ठीक है, 11 बचा। अब हमारे पास क्या बचा है 121 भाग 11, और 11 में से 121 को भाग करेंगे तो 11 11 हम 121 हो गया। तो उत्तर आपका क्या आएगा, उत्तर आपका आएगा क्या, उत्तर आएगा आपका 11, ठीक है। चलिए सरल करना सीख गए। तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो मैंने आपको 60 अंश का कोण बनाने को बताया था, आप पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। पटरी से आप कोई भी एक रेखा खींच सकते हैं, कितने भी सेंटीमीटर की आपको खींचनी है आप खींच सकते हैं, ठीक है। आपने रेखा खींची, उसका नाम यहाँ पर जो मेन बिंदु है इसका नाम ओ रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, ठीक है, या ए रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बी रखो या ए रखो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ इसको केंद्र मानकर, जीरो को केंद्र मानकर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाई। अब आप कहोगे मैम चाप जो है वो किस मतलब नाप की लगाएं, वो आपकी मर्जी, आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, लगाई। फिर यहाँ पर केंद्र बिंदु मानकर जो पहला चाप लगता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए जो पहला चाप यहाँ से यहाँ पर केंद्र बिंदु मानकर जो ये पहला चाप लगता है 60 डिग्री का होगा, दूसरा चाप जो लगेगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोहित के पास, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रोहित के पास क्या है, यहाँ पर व्यंजन को सॉल्व करना है, ठीक है, जो व्यंजक होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। कितने आम है, यहाँ पर गिनती ना देकर कि 15 आम है 16 आम है ये ना देकर के व्यंजक दे दिया गया है, ठीक है, इतने आम है। उसने अपने भाई को कितने आम दे दिए, -2x माइनस 3y प्लस 7z आम दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे, तो जाहिर सी बात है अगर मान लो आपसे कहा गया, मान लो यहाँ पे कहा जाता रोहित के पास 10 आम है और उसने 5 आम अपने भाई को दे दिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 को 5 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने आम बचे, 5 आम बचे। इसी तरीके से इसको भी माइनस करना होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और हम उस चीज़ को किसी और को दे देते हैं, उसमें से कोई चीज़ और किसी और को दे देते हैं थोड़ी सी, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती, घट जाती है, माइनस हो जाती है, बढ़ेगी तो है नहीं क्योंकि हमारा वहाँ पे हमने दूसरे को दे दी वो चीज़, ठीक है। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और हमने 5 रुपये अपने भाई को दे दिए तो हमारे पास कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब भी आप किसी को कोई चीज़ देते हैं जहाँ पर देने की बात की जाती है वहाँ पर माइनस लगता है, और जहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलती है, लेने की बात की जाती है, आपको और एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है तो वहाँ पर क्या होता है, जोड़ आप करोगे, ठीक है, प्लस का निशान लगता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उत्तर नंबर 14, तो क्या यहाँ पर कहा गया कि चलिए,
तो उसने कितने रुपए, चलिए इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक ये तरीका है और एक ये तरीका मैंने ये भी बताया है कि देखिए इस तरीके से भी आप सॉल्व करते हो। इसमें थोड़ा क्या होता है, जो हमारे जो गणित में जो कमज़ोर प्रशिक्षु हैं उनको थोड़ा गलती हो जाती है यहाँ पर प्लस माइनस करने में, इसमें थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो आप अगर कमज़ोर हैं, मतलब गणित में आप वीक हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, 4x माइनस 3y प्लस 7z को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, यानी आप दे रहे हो ना, उसमें से घटा रहे हो, कितने, इतने घटा रहे हो, तो हमने क्या लगा दिया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब जब भी हम किसी ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए खोलते हैं, तो 4x इसको खोल दिया, इसके पहले तो कोई चिन्ह है नहीं जो बदलेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इस, आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर पहले क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ इसके अंदर के सारे चिन्ह ब्रैकेट खोलने पर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो गया। फिर ये माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर दो चिन्ह एक समान होंगे वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और जहाँ पर दोनों चिन्ह विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे, वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। सिर्फ ये ट्रिक आपको दिमाग में याद रखनी है। क्या बताया मैंने, जहाँ पर दो चिन्ह समान होंगे, ठीक है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दिमाग में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जहाँ पर दो चिन्ह समान होंगे वहाँ पर दोनों चिन्ह समान होंगे, ठीक है। और जहाँ पर दो चिन्ह विपरीत विपरीत होंगे वहाँ पर आपका माइनस होगा, जहाँ पर दो चिन्ह समान होंगे वहाँ क्या होगा, प्लस आएगा, और जहाँ पर दो चिन्ह विपरीत होंगे वहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। इसका निगेटिव समझ लीजिए, विपरीत मतलब निगेटिव समझ लीजिए, तो निगेटिव मतलब माइनस, ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम सीखते हैं, तो हम जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस से सबको क्या करना होगा, माइनस से इसको, इन सबको सॉल्व करना होगा। तो माइनस माइनस हमने क्या बताया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 2x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 3y है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस का हो गया 3y। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और ये प्लस है, माइनस से प्लस, और हमने कहा जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस, वहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और जब समान होते हैं तो प्लस लगेगा, तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7z हो गया। समझ में आ गया आपको, इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 4x, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप एक काम करिएगा, देखिए या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या फिर यहाँ पर एक काम करिएगा, दोनों जैसे आप ये जो है 4x 2x ये एक पास कर लीजिएगा। देखिए आप एक पास कर लोगे, 4x और क्या है प्लस 2x है, ठीक है, यानी कि आप x को एक पास कर लीजिए, y को एक पास कर लीजिए, तो आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी अगर आप वीक हो मैथ में, ठीक है। फिर हमने y को एक साथ कर लिया, माइनस 3y है और यहाँ पर क्या है, प्लस 3y है। चिन्ह को साथ में ही लिखना है, जो उसके साथ चिन्ह लगा उसको साथ में ही लिखना है। फिर यहाँ पर प्लस का 7z हो गया, और यहाँ पर माइनस का, सॉरी यहाँ पर किसका है, माइनस का 7z हो गया, किसका है, माइनस का 7z, ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस का 7z, ठीक है, माइनस का 7z हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब 4 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है। अब हम -3 और +3, जब माइनस और प्लस चिन्ह होता है तो दोनों संख्याएं कट जाती हैं आपस में, तो ये -3 और +3 कट जाएगा। जहाँ पर माइनस और प्लस की बात हो रही है वहाँ पर वो सवाल ही कट जाएगा, जैसे यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 लिखा तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7z प्लस 7z है और माइनस 7z, ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ आपका बचा क्या, 6x, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से देखिए यही आपका उत्तर है। यहाँ पर 3y होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3y होगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 4x और 2x मिलकर क्या हो गया, 6x, 4x और 2x मिलकर क्या हो गया, 6x हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर है -3y और यहाँ पर +3y, ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, और +7z और -7z ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 6x हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए
अब इस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चिन्ह चेंज करने होते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर आपकी क्या होती है गलतियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आप इसको समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या था, 4x माइनस 3y प्लस 7z था, ब्रैकेट में माइनस का यहाँ पर निशान लगा हुआ था, और क्या था 2x माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, क्या था प्लस 7z था। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब जब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2x है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस का 3y, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 7z। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के लिए देखिए 4x, और पहले हम x को एक पास ले आते हैं, 4x प्लस 2x। ठीक है, फिर y को एक साथ ले आते हैं, माइनस 3y, और यहाँ पर है प्लस 3y। फिर z को एक साथ ले आते हैं, प्लस 7z, और है माइनस 7z। अब हम इसको कट कर देते हैं, तो 4x और 2x मिलकर हो गया 6x। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ पर प्लस का 3y, ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या आ गया 6x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। तो आपको लासा कैसे निकालना होता है, चलिए देखते हैं। लासा निकालना बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से लासा निकालना होता है। कैसे, 56, 70 और 84 का लासा वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे, जितनी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो आपको इस संख्याओं से विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी जो है आभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होती है। ठीक है, तो 2 से हम शुरू करते हैं, 2 से शुरू करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर 3 से नहीं कटा तब हम 4 लगाएंगे, अगर 4 से नहीं कटा तब हम 5 लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 56, 70 और 84 का हमने यहाँ पर लासा लिखा। इस तरीके से लिखते हैं, 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, यानी 35 बार में कट जाएगा। फिर ये 84 बार में 42 बार में 84 कट जाएगा। फिर हम 2 से करते हैं, क्योंकि अभी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 बार में 28 कटेगा, 35 नहीं 2 से कटेगा। जो चीज़ें नहीं कटती उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। फिर ये 21 से कट जाएगा, 42, 21 दूना 42 होता है ना, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर हम काटते हैं, अब ये 14 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 सत्ती 14 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 सत्ती 14 हो गया, और 35 नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 21 भी नहीं कटेगा तो इसको भी वैसे ही उतार लेते हैं। अब क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 21 3 से कट जाएगा, तो 3 7 नहीं कटेगा, उतार लिया। 35 नहीं कटेगा, उतार लिया, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 5 से करते हैं, 5 7 नहीं कटेगा, वैसे ही उतार लिया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 नहीं कटेगा, जो चीज़ें नहीं कटती उसको वैसे ही उतार लेते हैं, जो चीज़ें कट जाती हैं उनको काट देते हैं। फिर 7 से हम करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब तक नीचे सारी संख्या 1 1 1 नहीं आ जाए तब तक हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, उतार लिया, और 5 गुणे 7। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ठीक है, 24 को हम 5 सत्ते 35, 24 को 35 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 840। बस इतना आपको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रकार की सहायता से 60.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचिए। तो प्रकार की सहायता से आप 7.2 सेंटीमीटर व्यास का जब वृत्त खींचते हो, तो आप मान लो यहाँ पर आपने वृत्त खींचा, तो इसको पॉइंट मान के आप जब वृत्त खींचते हो तो यहाँ पर पॉइंट मानते हो। ठीक है, जब वृत्त खींचते हो तो इसको पॉइंट मान के आप क्या करते हो, इस तरीके से वृत्त खींचते हो। ठीक है, आपने क्या किया, इसको पॉइंट मान के आप इस तरीके से क्या करते हो, वृत्त खींच लेते हो। ठीक है, ये पॉइंट माना और इस तरीके से आपने वृत्त खींच लिया। ठीक है, तो जब भी वृत्त खींचते हो तो यहाँ पर ये पॉइंट माना और ये यहाँ पर ऐसे पूरा चाप लगता है। ठीक है, ऐसे लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, त्रिज्या निकाल लेनी है। ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। जो आधी गोले के अंदर जो ये आधी लाइन बिंदु से होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तब हम इसको खींचेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास आपका कितना है, 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या सूत्र होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2।
तो अब त्रिज्या बराबर व्यास कितना है 7/2 और बटे 2। अब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 7.2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, एक बचा हो गए 12, 2 छंग 12, और जहाँ पर जिस संख्या पर दशमलव है जहाँ बीच में वहाँ पर लगा देंगे तो 3.6। तो यानी कि आप 3.6 सेंटीमीटर को आप अपने स्केल में नाप के और उस प्रकार से फिर चॉप लगा दीजिएगा, यानी कि आप एक वृत्त बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्टोग्राफ। देखिए ये सब आपके चुराने वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे पिक्टोग्राफ करते हैं चलिए देखते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब कितने लगे हैं, 300 लगे हैं। गेंदा 250 लगे हैं। जूही 100 लगा हुआ है और डहेलिया 150 लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आपको पिक्टोग्राफ में खुद आपको सोचना होता है कि हम कितना नंबर लें, और कभी कभी दे दिया। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है कि इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि 50 पौधे जो हैं 1 स्टार के बराबर हैं। ठीक है, 50 पौधे जो हैं 1 स्टार के बराबर, यानी 1 स्टार जो है वो 50 पौधे के बराबर है। ठीक है, यानी आप 1 स्टार लिखोगे मतलब कि आप 50 पौधे लिख रहे हो। समझ में आ गया। कभी कभी ये दिया नहीं होता तो आपको ये संख्या माननी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे चलिए देखिए कैसे करते हो। ये देखिए अब आपको क्या दिया गया है, गुलाब के 300 फूल दिए गए हैं और आपको इसको पिक्टोग्राम में, तो सबसे पहले आप इस तरीके से सारणी बना लीजिएगा। सारणी बनाने के बाद अब ये पौधे लिखिए, फिर संख्या लिखिए, उसके बाद पिक्टोग्राफ लिखिए। ठीक है, ये आपको इतना लिखना होगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो 50 पौधे हैं वो 1 स्टार के बराबर हैं। ठीक है, जब 50 पौधे 1 स्टार के बराबर हैं तो 300 पौधे किसके बराबर होंगे, तो 300 में आप 50 को जब भाग दोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि 50 छक्का 300 होता है। तो यानी अगर आप 6 स्टार बनाओगे तो वो आपके 300 के बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से गेंदा है 250 है, तो 250 को आप जब 50 से भाग दोगे तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल। 5 एकम 5, 5 25, यानी 5, यानी 5 स्टार आप बनाओगे तो 5 स्टार जो आपके हैं वो 250 के बराबर होंगे। ठीक है, अब है जूही यानी 50, आप 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 50 दूना क्या होता है 100, तो यानी 2 स्टार बनाओगे तो वो आपके 100 के बराबर होंगे। 3 स्टार बनाओगे तो वो 150 के बराबर होंगे। यही इस तरीके से आपको लिखना होता है। देखिए पिक्टोग्राफ बनाना कितना आसान है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, आपके 18वां यानी लास्ट क्वेश्चन है। तो 1/2 गुणे 3/5 को आपको क्या करना है, सरल करना है। ये पहला क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, इनको इनसे बस गुणा कर लेना होता है, कुछ नहीं करना होता है। अगर यहाँ पर संख्या कट पिट की होती, देखिए ऊपर अगर 1/2 लिखा तो आप इस संख्या को इससे काट सकते हो, लेकिन अगर 1 गुणे 3 लिखा तो इसको इससे गुणा करते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता 1 गुणे 2/2 गुणे 5 तो ये संख्या से कट जाती है, आपका आंसर आता है 1/5। लेकिन यहाँ पर कटने की कोई बात ही नहीं है। 3/10 लिखा है, 10 3 से कटेगा ना 3 10 से, तो आप उसको ऐसे ही सीधा उतार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7/8 और 3/4। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते तो सबसे पहले हम 8 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी लासा निकालते हैं। तो लासा कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। 8 और 4 का कैसे लासा निकालोगे, तो अभी जैसे आपने लासा सीखा था निकालना, इस तरीके से निकालते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए आपको काटना है। तो यहाँ पर लासा क्या आया, इन तीनों का गुणा करेंगे वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक आएगा, यानी लासा आएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा लासा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा लासा 8 आ गया तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हमने क्या उतारा, हमारा लासा आया 8। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हम पहले इसको हल करते हैं। तो 7/8 और इसको ये जो लासा है इसको गुणे में लिखते हैं 8। ठीक है, गुणे में लिख दिया। तो ये जब भी गुणे में कोई चीज़ लिखते हैं इसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 7 बचा। ठीक है, 7 उतार लिए। यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं, इरेज कर देती हूँ फिर समझाती हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब ये जो 3/4 है इसको हल करेंगे। तो 3/4 और यहाँ पर लासा है इसको गुणे में लिख देते हैं 8। अब इसको कट कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक
ठीक है। तो बचा क्या, 3 दूनी 6, यानी गुणे का निशान है तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या आया 7 + 6 / 8। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब हम इन दोनों को जोड़े देंगे तो 7 6 13 हो गए / 8, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 2016 का प्रश्न सॉल्व हुआ और बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ में सॉल्व करा दे रही हूँ। देखिए एक साथ सॉल्व करने से क्या होगा, बार बार आपको सारी वीडियोस इधर उधर करनी नहीं पड़ेंगी, एक साथ आप पढ़ लोगे। चलिए 2017 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखिए फिर से पूछा गया पटरी और प्रकार की सहायता से, यहाँ पर 90 अंश का कोड पूछा गया है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम 90 अंश का कोड कैसे बनाते हो, चलिए यहाँ पर बताते हैं। आपने पटरी से कोई भी आपने कितनी भी सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक इसको केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पर एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद क्या होता है, जब इसको केंद्र बिंदु मानते हैं तो ऐसे चाप लगता है। ठीक है, चाप लगाया। अब इस वाले को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पर चाप लगाया जो 60 अंश का बना। फिर इसको केंद्र मानकर आपने क्या किया, यहाँ पर बनाया। तो अब इसको और इसके बीच में यानी कि यहाँ पर लाइन खींच देंगे, जो आपका क्या बन गया 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, पटरी और प्रकार लेकर जाना होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार, देखिए पिक्टोग्राम फिर से आ गया। देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि आपको ये नंबर चुराने वाले होते हैं कि ये आपको पटरी प्रकार की सहायता से 90 और 60 अंश का कोण बनाना आना चाहिए। और दूसरा ये पिक्टोग्राम, ये आपके देखिए 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल गए। ठीक है, फ्री के मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पिक्टोग्राम, अब इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें पिक्टोग्राम दिया गया, उसमें वहाँ पर दिया गया था कि एक स्टार जो है वो 50 पौधों के बराबर है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपको खुद मानना होगा। ठीक है, तो रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राम के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राम ये नहीं कि आपको सिर्फ स्टार ही बनाना है, आप चाहो तो आप कोई इमोजी बना सकते हो। ठीक है, आप स्माइल वाली इमोजी बना सकते हो, आप स्टार बना सकते हो, आपका मन हो तो आप फूल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, गुलाब 30 गुलाब हैं, 25 गेंदा है, जूही 10 है, दहलिया 11 है, रजनीगंधा है, और यहाँ पर 45 भी कुछ और है, पता नहीं, यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए इसके नंबर मिले थे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही पहले से मिस्टेक था। ये देखिए 90 अंश का कोड इस तरीके से बनाते हैं, मैंने आपको 90 अंश का कोड बनाना सिखा दिया। ठीक है, चलिए ये 60 अंश होता है। ठीक है, ये वाला जो होगा ये 60 अंश होगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने एक फूल को कितना मान लिया, माना हमने एक फूल को 5 फूल को हमने एक स्टार के बराबर मान लिया। ठीक है, या फिर आप कोई इमोजी भी ले सकते हो, स्माइली इमोजी भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि एक स्माइली इमोजी को हमने 5 फूल के बराबर मान लिया। आपको ये इमोजी अच्छी लग रही है तो आप इमोजी बना लीजिएगा, आपको फूल बनाना अच्छा लग रहा है तो फूल आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार हमने 5 फूल को एक स्टार के बराबर मान लिया, तो 30 फूल को हम कितने स्टार के बराबर मानेंगे, तो 5 छक्का 30 यानी 6 स्टार बनाएंगे तो ये हमारे 30 फूल के बराबर हो जाएगा। 25 यानी 5 फूल बनाएंगे, 5 स्टार बनाएंगे तो ये 25 गेंदा के फूल के बराबर हो जाएगा। 10 है तो हम 2 फूल बनाएंगे तो ये हमारे 10 फूल के बराबर हो जाएगा। दहलिया ये भी 10 है तो ये 2 फूल के बराबर हो जाएगा। 15 है तो 5 दिया 15 यानी 3 स्टार जो होते हैं वो 15 फूल के बराबर हो जाएंगे। 45 है यानी 9 फूल अगर हम बनाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 45 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 7.2 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो 7.2 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर आपने पटरी प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर का व्यास लिया और एक वृत्त खींच लिया और उसकी त्रिज्या बतानी। तो त्रिज्या क्या होती है, ये जो आपकी पूरी लाइन होती है, ये मान लो आपका सर्कल है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये मान लो आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और सर्कल के जो बीच की जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, ये व्यास कहलाती है। और इसके जो ये जो केंद्र होता है, केंद्र के इतना आधा भाग यानी व्यास का आधा भाग जो होता है ये त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा भाग त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो व्यास क्या है, 7.2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो हम लिखेंगे व्यास बटे 2। तो त्रिज्या बराबर 7.2 बटे 2 कर लिया। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, 3.6 आपका उत्तर आ गया। और अभी पिछले भी प्रश्न में 2016 में भी सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि
यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना है। ये आयत दिया हुआ है जिसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। और आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए, तो इस आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर होता, परिमाप का मतलब होता है ये इसकी जो बाउंड्री होती है इसी को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ये सूत्र होता है आयत का परिमाप का। आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है, 6 है, और चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो सबके नीचे उतार लिया। अब 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 2 गुणे 9 और 2 9 18। और आयत का परिमाप पूछा है तो इसको हम सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत लेंथी भी है। ठीक है, चलिए, कपड़े के 3 थानों की लंबाई यानी जो कपड़ा है उनके 3 थान जो है उनकी लंबाई जो है 125 सेंटीमीटर है, 220 मीटर है और 275 मीटर है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए, यानी ऐसी कौन से बड़ी से बड़ी नाप का फीता होगा जो तीनों कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, ऐसा इतना बड़ा कौन सा फीता होगा जो तीनों कपड़ों की लंबाई को पूरी माप सके। तो जब भी आपको दिमाग में सब इतना रखना है, जब भी बड़ी से बड़ी माप की बात कही जाए तो वहाँ पर आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि आपको क्या लगाना है, महत्तम समापवर्तक यानी मासा का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जब भी बड़ी से बड़ी किसी संख्या की बात की गई आपको कुछ नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका जान लीजिए। बाकी आपको मैंने बता दिया कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो या बड़ी से बड़ी माप की बात की जाए, यानी कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी लिख कर आ रहा है वहाँ पर आप समझ जाइए कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ महत्तम समापवर्तक की बात की गई है। और अगर छोटी से छोटी संख्या की जाए तो आप लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा निकालिएगा, यानी कि वहाँ पर लासा की बात की जा रही है। ये आप दिमाग में बसा लीजिए, ये कहीं पर नोट कर लीजिए कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो वहाँ पे महत्तम समापवर्तक का काम आएगा, और जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है वहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक। और कोई तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का, यही आपका ट्रिक है, यही आपका तरीका है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, और इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। तो कपड़े के तीनों थानों की लंबाई, देखिए राइटिंग में बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने सबको उतारा है, टाइम बहुत कम है, इतना अच्छा मैं सजा कर तो नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने बस सोचा आपको सॉल्व करा दें। तो कपड़े के 3 थानों की लंबाई जो थी वो इतनी है, आपको पता है। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप क्या करते हो, सभी संख्याओं को एक दूसरे से भाग करते हो, और इसके भाग करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 125 में से 220 को भाग करेंगे। तो हमने ये होता है भाग करने का तरीका। तो 125 में से 120 को भाग करेंगे तो 125 से कम 125 लगाएंगे, क्योंकि 2 लगाएंगे 125 दूना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 5 के 5 बचे और यहाँ पर बचा 1, और यहाँ से हासिल लिया हमने तो बचा 11 हो गए, 11 में से 2 गए, 9 2 11 होते 95। अब जब ये हो जाता है फिर इस संख्या को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, फिर उतार लिए तो 95 कम 95 तो आपका 30 आया घटाने पर। फिर हम इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं, इस तरीके से भाग करते हैं। जब भी हम भाग करते हैं यहाँ पर जैसे जो आपका शेष बचा उस शेष से आपको ये वाली जो संख्या होती है या उसी से भाग देते हैं। फिर जो यहाँ पर शेष बचता है उसको फिर जो यहाँ पर शेष बचता है उसको इस संख्या से भाग देते हैं। फिर जो यहाँ पर शेष बचेगा उसको इस संख्या से भाग देंगे। समझ में आया? चलिए, अब हमने क्या किया, अब ये 125 यहाँ पर उतार लिया, यानी कि शेष के बाद ये वाला जो 125 है इसको उतार लिया। अब हमने क्या किया, 95 कम 95 30 हमारा शेष बचा। ठीक है, घटाने के बाद इतना तो आप कर ही सकते हो ना, जोड़ घटा सकते हो। चलिए, 30 बचा हमारा। अब 30 से इस 95 से भाग करेंगे तो 95 लिखा तो 30 तिया 90 होता है, तो हमने 90 उतार लिया। बचा हमारा 5 शेष। कितना शेष बचा? 5। फिर हम इस 30 को यहाँ पर उतार लेंगे, इसको भाग देंगे तो 5 छक्का 30 होता है और हमारा पूरा का पूरा कट गया। ये जब तक क्रिया करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा का पूरा कट ना जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा 5 बचा। अब बचा हमारा 275। ये 275 संख्या बची थी। अब इस 275 संख्या में हम इस वाले 5 से भाग करेंगे जो शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 275 में 5 को भाग करेंगे तो 5 25 होता है, 25 बचा। फिर यहाँ पर सिंपल सा भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे, जैसे करते हैं भाग। तो फिर क्या किया, फिर 25 बचा। अब ये 25 5 बार में कट जाएगा, 5 25, यानी कि ये हमारा जो यहाँ पर जो चीज़ बचती है उसी को हम
उत्तर समझते हैं। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। यानी 5 मीटर का अगर हम फीता लेंगे तो तीनों थानों को आराम से वो नाप सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 2017 क्वेश्चन कहा गया है कि किसी परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हैं, यानी पास बच्चे कितने हैं, 75%। ठीक है, तो यानी कि बच्चे क्लास में कितने होंगे, 100% होंगे, तभी तो 75% पास है। ठीक है, लेकिन इसमें यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हुए होंगे, ये पूछा है। तो आपने मान लिया कि माना कि आपकी कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे। अब यहाँ पर आपको ये तो नहीं दिया गया कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो आपको खुद अनुमान लगाना होगा। तो उत्तीर्ण यानी पास बच्चों की संख्या कितनी है, तो पास बच्चों की संख्या जो है वो 75% है। ठीक है, और अनुत्तीर्ण हमको पता करना है कितनी है। तो आप क्या करोगे, मान लो आपके क्लास में 100% बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें से 75% पास हैं, तो आप 100 में से 75 को माइनस कर दोगे तो आपको फेल वाले बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 100 में से 75 के बच्चे 25, यानी 25% बच्चे आपके क्लास में क्या है, फेल हैं। ठीक है, फेल हैं। तो चलिए, तो अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हो गए, 25 हो गए। अब यहाँ पर कहा गया है कि अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या होगी, तो हम 1500, कुल बच्चे कितने क्लास में, 1500 हैं। कितने, 1500। तो हम 1500 का 25% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे पास हैं। ठीक है, तो 1500 का 25% जब हम निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे फेल हैं कि कितने बच्चे पास हैं। तो हमने क्या किया, 1500 का 25% आप जब कभी भी निकालते हो तो 1500 का 25% ये आप निकालोगे तो 1500 का की जगह पे आप गुणा लिखते हो, 25% को आप 25/100 लिखते हो। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको कट करोगे तो 2 0 2 0 आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, 15 × 25। जब 15 को आप 25 से गुणा करोगे तो बचेगा 375। यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, यानी कि आपकी कक्षा में ये क्या है, आपका उत्तर, यानी कि आपकी जो कक्षा है उसमें कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, 375। समझ में आ गया, बाकी कितने हैं, पास हैं, जो भी आपके टोटल हैं वो पास हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न देखिए, ये देखिए प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। क्या दिया गया है, -5, फिर ब्रैकेट में -5, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में -45, फिर भाग का निशान लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में -15, फिर प्लस का निशान लगा हुआ है, ब्रैकेट में -3, फिर गुणे 5। देखिए, जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको बताया आप हमेशा किस रूल का नियम लगा, कौन सा नियम लगाएंगे, बॉड मास नियम। ठीक है, बॉड मास रूल का प्रयोग करेंगे। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सारे ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मान लो प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस जब ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर माइनस है और अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 45 हो जाएगा। अब भाग, यहाँ पर भाग का निशान है तो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का निशान है और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 3 हो जाएगा और गुणे 5। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बॉड मास नियम के अनुसार आप क्या करते हो, बॉड मास में आप सबसे पहले डिवाइड करते हो, उसके बाद आप मल्टीपल करते हो, यानी पहले भाग देते हो, फिर गुणा करोगे, फिर आप जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो हम सारी संख्या को उतार लेंगे भाग। अब ये 45 भाग -15 है तो 45 बटे -15 लिख देंगे। 15 कम 15, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, -3 आ गया। कितना आ गया, -3, क्योंकि माइनस में 15 था। और बाकी ये चीज़ें सारी उतार लेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। भाग के बाद आप क्या करते हो, गुणा करते हो। पहले ब्रैकेट को हटाते हो, फिर भाग के बाद गुणा करते हो। अब गुणा करेंगे तो गुणा क्या है, यहाँ पर है, तो हम -5 और -3 तो वैसे ही उतार लेंगे। और 3 × 5 = 15 हो गया, और ये माइनस का 3 था तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हम जोड़ देंगे। जब भी संख्या माइनस माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और जब ऐसी संख्या हो तो आप उसको जोड़ दोगे। माइनस माइनस है तो क्या करोगे, आप उसको जोड़ दोगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये दोनों संख्या को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहीं पे आप मिस्टेक करते हो, यहीं से आपके थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से आपकी गलती हो जाती है। ठीक है, माइनस माइनस जहाँ पर लगा हो वहाँ पर आप क्या करोगे, उस संख्या को जोड़ दोगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। लेकिन
हमने जोड़ तो दिया, अब आप कहोगे मैम आपने जोड़ दिया उसके बाद माइनस भी लगा दिया। माइनस इसलिए लगाया, जब भी बड़ी संख्या पे अगर माइनस लगा होता है, यानी बड़ी संख्या पे जो भी चिन्ह लगा होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यानी बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा होता है उस चिन्ह को देखकर हम यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ये माइनस का 23 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे हमारा क्या है, माइनस लगा हुआ है। अगर बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव होती तो ये हमारा क्या उत्तर होता, हमारा उत्तर होता 23। बस यही प्लस माइनस से आपका नंबर कट जाता है, जिसको आप ध्यान में नहीं रखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब चलिए शुरू करते हैं 2018 का पेपर और देखते हैं 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट किए हैं। चलिए 2018 में कहा गया कि एक साइकिल जिसके जो कितने रुपए में बेची गई, 1800 में बेची गई, जिसमें जब एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने रुपए में आपने लिया जो इसको 1800 में बेच के, और 10% का आपको हानि भी होगी, नुकसान भी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये ज्ञात करना है कि आपने ये साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, माना हमने मान लिया कि हमने ये जो साइकिल है कितने रुपए में खरीदी। मान लिया हमने, हमारे पास कोई भी रुपए नहीं पता है हमें, तो हमने 100 रुपये में मान लिया खरीदी, ठीक है। कितना मान लिया, 100 रुपये में खरीदी। तो हमने ये साइकिल मान लिया 100 रुपये में खरीदी। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हमने मान लो ये 100 रुपये में साइकिल खरीदी और हमें हानि कितनी हुई थी, 10% की हुई थी। तो 100 में जब हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा, हमको पता चल गया विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 90 रुपये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये में अगर हमने साइकिल खरीदी तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 90 रुपये। क्योंकि अगर हमने 100 रुपये में साइकिल खरीदी है और उसको 10 रुपये की हमें हानि हो गई, ठीक है। 100 रुपये की साइकिल खरीदी थी और हमें 10 रुपये की हानि हुई, यानी कि हमने उसको कितने में बेचा है, 90 में, ठीक है। तो हमें क्या होती है, उसकी 10 रुपये की हानि होगी, यानी हमें उसे 90 में बेचा है। तो अगर 90 में हमने उस साइकिल को बेचा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये। और अगर हम 1800 में बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90 गुणे 1800। और इसको अब हम कट पिट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 गुणे 1800/90, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 दूनी 18 यहाँ पर है, 9 दूनी हो जाएगा 18, एक 0 बचा, तो बचा 100 गुणे 20। तो 100 गुणे 20 बचा, तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 2000। यानी 2000 की हमने साइकिल खरीदी, जिसमें से हमने 1800 की बेची, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 200 रुपये बचे, ठीक है। तो 2000 में अगर 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। 2000 में कितना घटाएंगे, 200, तो कितना आ जाएगा, 1800। तो यानी कि जो साइकिल जो हमने खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, 2000 में खरीदी थी, तभी हमें 1800 में बेच दी और हमें 10% का नुकसान हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी नंबर चुराने वाला क्वेश्चन है, आपने हमेशा इसको पढ़ा होगा। देखिए जो 2018 का पेपर है थोड़ा आपका टफ आया था, ठीक है। चलिए 2018 में क्या है कि आपका ये पूछा गया है कि ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यानी कि मूलधन आपका 500 है, ये आपका एक क्वेश्चन होता है, मूलधन बराबर 500, वर्ष यानी समय आपका जो है वो 3 वर्ष है, और वार्षिक दर से तो यानी कि दर आपका जो है वो 12% है, ठीक है। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका सूत्र होता है मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है, ठीक है। मूलधन आपका कितना है, 500 रुपये है, समय कितना है, 3 साल लगा समय, और दर यानी जो ब्याज जो होता है उसको दर में लिखते हैं तो वो है 12%। तो अब हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 500 है, दर हमारी 12 है, 12 उतार लिया, समय 3 वर्ष था, 3 उतार लिया, बटे 100। अब हम इसको कट कर देंगे, हमारा बस आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सूत्र मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, बचा 5, या हम ऐसे भी काट सकते हैं 100 पंचे 500। तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे होते हैं 60, ठीक है। 5 गुणे 12 गुणे 3 बचा, तो 12 पंचे 60 होते हैं, और 60 3 कितने हो जाएंगे, 180। यानी साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 180 रुपये हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके चुराने वाले होते हैं, मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। ये आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो ये है x और ब्रैकेट में लिखा है y माइनस जेड प्लस वाई, ब्रैकेट में है z माइनस एक्स प्लस जेड और ब्रैकेट में है x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जब आपके ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो ये हम समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा गुणा है, ठीक है, क्या है, गुणा है, ठीक है। जब इस तरीके से खोलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर बीच में निशान क्या है, माइनस का, फिर हम एक्स जेड से गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर प्लस का निशान है, वाई को जेड से गुणा करेंगे, वाई को एक्स से गुणा करेंगे तो वाई जेड हो गया, और माइनस का निशान है, बीच में माइनस का निशान लगाया और वाई एक्स वाई हो गया, ठीक है। फिर प्लस क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया। अब जेड एक्स और जेड वाई से गुणा करेंगे तो जेड एक्स और माइनस का निशान है, माइनस लगाया, और जेड वाई यानी वाई जेड, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक्स वाई को एक साथ लिख लेते हैं और जेड एक्स को एक साथ लिख लेते हैं और वाई जेड को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ पर, ये देखिए, तो हमने लिखा माइनस एक्स वाई। फिर क्या है, प्लस, यहाँ पर है माइनस जेड एक्स और यहाँ पर है प्लस जेड एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लस वाई जेड और यहाँ पर है माइनस वाई जेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो देखिए प्लस का माइनस का कट जाता है, जेड एक्स और जेड एक्स ये भी प्लस माइनस का, ये भी कट जाएगा, वाई जेड और वाई जेड ये भी प्लस माइनस का, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिए, एक छात्रावास में यानी कि जो हॉस्टल है उसमें 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है, यानी 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री है। और अगर छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, कितने छात्र, मतलब कि एक हॉस्टल में 50 छात्र हैं जिनके लिए 40 दिन का भोजन है, और उसमें से 30 और ऐड हो जाएं तो कितने हो गए, 80 हो गए। 30 और ऐड आ गए यानी कि 23 और आ जाएं, तो यहाँ पर पूछा गया अगर 30 और आ जाएं यानी 80 लोग, अब टोटल कितने हो गए, 80। जब भाई 30 और आ जाएंगे तो 50 30 कितने हो गए, 80 हो गए। तो अब कितना भोजन लगेगा, जब 50 बच्चों में, छात्रों में 40 दिन का भोजन लग रहा है तो 30 और आ जाएंगे यानी 80 हो गए अगली बार। तो 80 के लिए कितना भोजन लगेगा, ये पूछा गया है। चलिए कितना भोजन समाप्त होगा कितने दिनों में, ये पूछा गया है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो छात्र हमने एक तरफ लिख लिया और हमने एक तरफ लिख लिया भोजन। तो हमारा क्या है, 50 जो छात्र हैं उनके लिए 40 दिन का भोजन लग रहा है। तो जब 80 छात्र हो जाएंगे यानी 30 और ऐड हो गए तो 80 तो हो गए, 80 के लिए तो हमने x मान लिया। आप क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए ये दिन वाले, तो आप क्या करिए, एक एरो को नीचे लगा दीजिए और इधर वाले एरो को ऊपर कर दीजिएगा, बस इतना करिएगा। ट्रिक बता रही हूँ, देखिए इस एरो को नीचे कर दीजिएगा और इस एरो को ऊपर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एरो को ऊपर नीचे कर दिए, आप क्या करिए, जो एरो जैसे है उसको वैसे ही उतारिएगा। ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है यानी 50 को आप पहले उतारोगे और यहाँ पर आप समानुपात लगाओगे और यहाँ पर क्या करिए, 80 को उतार लिया। अब यहाँ पर डबल समानुपात यानी आप लगाओगे, फिर क्या होगा, अब यहाँ पर ये ऊपर एरो जा रहा है तो यहाँ से जा रहा है ना, तो आप क्या करोगे, x पहले लिखोगे 40 बाद में लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब जहाँ पर डबल समानुपात लगता है वहाँ पर आप बराबर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 50, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बाहर वाले को बाहर से गुणा कर लेंगे और अंदर वाले को अंदर से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर से गुणा कर लीजिएगा, अंदर वाले को अंदर से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 50 गुणे 40 कर लिया और x गुणे 80 कर लिया। अब 50 को 40 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 को 20 और 2 0 लिख दिया, 2000 आ गया, और 80 गुणे x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को हम इधर ले आते हैं और ये जो 2000 है 2000 बटे 80 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 8 दूनी 16 और बचा 4, 8 पंचे 40, तो आपका क्या हो गया, 25। यानी कि अगर 80 छात्र आ जाएंगे तो कितने दिन में भोजन समाप्त होगा, 25 दिन में भोजन समाप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई यानी आयत का
यहाँ पर परिमाप पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक गत्ते आयत का क्षेत्रफल यानी एक आयताकार गत्ते यानी एक आयताकार गत्ता है, यानी ये आपका आयताकार गत्ता है जिसका क्षेत्रफल यानी पूरा ये जो गत्ता है यानी जो इसका जो पूरा इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल कितनी है 117 है, ठीक है। जिसमें से लंबाई हमको पता है 13 है, तो चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या है 117 है, इसकी लंबाई भी पता है 13 लेकिन चौड़ाई नहीं पता, तो हम आयत के क्षेत्रफल से इसको निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत के क्षेत्रफल के नीचे हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे, लंबाई हमें दी हुई है, चौड़ाई के नीचे हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो x को हम इधर ले आए तो ये बटे में आ जाएगा 117 बटे 13, तो 113 नवा 117 होता है, 13 नवा 117, तो चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है, आपकी लंबाई 13 है और चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, यानी एक रेलगाड़ी है यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 270 मीटर है। इसमें कहा गया है कि ये खंबे को 9 सेकेंड में पार करती है। एक खंबा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक खंबे को क्या करती है 9 सेकेंड में पार कर रही है, यानी ये खंबा है ये रेलगाड़ी पूरा यहाँ तक पार करने में कितना समय लगाती है 9 सेकेंड, ठीक है। फिर कहा गया इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। चलिए सीखते हैं क्या कह रहा है कि एक जो ट्रेन है यानी खंबे को पार करने में, सबसे पहले हम बता रहे हैं यहाँ पर कहा गया है कि खंबे को पार करने में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि एक ये रेलगाड़ी है और यहाँ पर एक खंबा है और इस खंबे को पार करने में जो दूरी लगी वही हमारी रेलगाड़ी की दूरी होगी। यानी खंबे को पार करने में ये रेलगाड़ी पूरी खंबे को पार करेगी तभी तो वो दूरी होगी, यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई खंबे को पार करने के बराबर होगी, ठीक है। तो खंबे को पार करने की तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो आपने पढ़ा होगा एक सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है 270 मीटर है, चाल हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है कि कितने चाल वो चली, और समय हमें पता है 9 सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। सूत्र क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 270 और समय कितना है 9, तो 9 से 270 को काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। लेकिन इसको कहा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में सॉल्व करके दिखाओ, किलोमीटर प्रति घंटे में सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड बराबर होता है 1/60 गुणे 7 यानी 300 क्या होगा, यानी कि 3600 घंटा हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। इसी तरीके से एक जो सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 सेकेंड बराबर होता है 1/60 गुणे 60 घंटे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख लेंगे। तो 1 मीटर, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर, और गुणे 1 घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 घंटा बराबर होता है, यहाँ पर क्या है दूरी हमने लिख ली यहाँ पर 1 मीटर, अब घंटा यहाँ पर बटे में है, ठीक है। तो बटे में हम क्या लिखेंगे, तो 1/1000 और यहाँ पर हो जाएगा 1/60 गुणे 60। तो ये जो 60 गुणे 60 है इसको ऊपर ले आएंगे, 60 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1000 है तो ये 2 0 कट जाएंगे, बचा 36/10, ठीक है। 36/10 बचा। अब 36/10 को हम कट कर देंगे। तो जब 36/10 को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36/10। तो 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 8 16, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम क्या करेंगे, चाल हमारी कितनी लिखी थी, चाल बराबर था 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम इसको 30 मीटर प्रति सेकेंड को किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। जब 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो गया, बचा कितना 18 छक्का 108। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इतना टफ नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको लग रहा है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए पिक्टोग्राम फिर आ गया, ये आपका 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। पिक्टोग्राम देखिए यहाँ पर देखिए रिपीट किया है, सेम यही क्वेश्चन अभी आप 2016 में पढ़ चुके हो, वही क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन फिर भी मैं लिख कर लाई हूँ ताकि आप ये जान जाओ कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आप कहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट आपका जो है वो आपका मेथड तो सेम होगा, लेकिन जो आपके जो यहाँ पर जो संख्या दी होती वो कभी कभी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो संख्या बदलने से कुछ नहीं होता, आपको मेथड पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। संख्या बदलने से नहीं होता, सिर्फ मेथड सेम आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूल पौधे लगाए गए हैं, जिनमें दी गई सारणी इन पौधों की संख्या दी है। गुलाब 300 हैं, गेंदा 250 हैं, जूही 100 हैं, डहेलिया 150 हैं और रजनीगंधा 450 है। सेम वही क्वेश्चन दिया गया, तो हम मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो आपको दिया गया था कि इतने पिक्टोग्राम मान लेंगे, तो हमने 50 फूल को 1 स्टार के बराबर मान लिया, ठीक है। जब ज़्यादा संख्या हो तो 50 में ले लिया करिए, ठीक है। तो 50 फूल को हमने 1 स्टार के में मान लिया, तो 300 गुलाब का फूल कितने स्टार में बन जाएगा, तो 50 को जब हम 300 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएंगे, ठीक है। 50 छक्का 300 होता है, तो 6 स्टार किसके बराबर होते हैं, 300 के, ठीक है। 5 स्टार किसके बराबर होंगे, 250 के। 2 स्टार किसके बराबर होंगे, 100 के। 3 स्टार किसके बराबर होंगे, 150 के। और 9 स्टार किसके बराबर होंगे, 450 के, ठीक है। चलिए अब 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं 2019 में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। चलिए 2019 के पेपर में क्या दिया गया है, चलिए इसको हल करने के लिए दिया गया, चलिए देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए हम नाम नहीं लेना चाहते, एक हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन रिपीट किया है और ये क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, वहाँ पर ये था कि 18 भाग 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सेम नहीं है, चेंज है। ये जो आपका डाटा दिया गया है ये सेम है, लेकिन इसमें जो चिन्ह है वो चेंज है। कैसे, यहाँ पर दिया गया था 18 भाग, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो 18 माइनस दिया गया है। कितना दिया गया, देखिए 18 माइनस दिया गया है, भाग ना दे करके 18 माइनस दिया गया है, और यहाँ पर माइनस दे दिया, 18 भाग दिया जाता तो उत्तर आपका 11 आता, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है, ध्यान से दीजिएगा। ये नहीं आपने 18 और ये सब देखा बस 11 लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन आपका चेंज है। और एक यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बताया ये आंसर सेम है, क्वेश्चन 2016 में आया था, इसका आंसर 11 आएगा, जो आपने पहले किया है वही सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। चलिए तो क्या है, 18 माइनस 14 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 18 प्लस 5, और यहाँ पर देखिए ये सारे डाटा भी चेंज है, अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो हम इनको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए कहाँ पर सॉल्व करके दिखाएं, स्पेस नहीं है, चलिए यहीं पे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या है 18, एक सेकेंड, क्या है 18 माइनस ब्रैकेट में है 14 प्लस मंझला ब्रैकेट है 16 माइनस छोटा ब्रैकेट है 18 माइनस 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। सारी चीज़ें वैसे ही उतार लेंगे, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 14 प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस, अब हम छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे। जब छोटे ब्रैकेट खोलेंगे तो 18 में से 5 गए तो कितना बचा, 13, ठीक है, कितना बचा 13। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाया और बड़ा ब्रैकेट, फिर हमने वही चीज़ें सारी उतार ली। अभी हमें बड़ा ब्रैकेट नहीं खोलना है, अब मंझला ब्रैकेट खोलेंगे। तो मंझला ब्रैकेट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाया, 16 में से 13 गए, बचे 3, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया, अब 18 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो 14 में से 3 गए, कितने बचे, 14 में से 3 गए बचे 11, तो 18 माइनस 11 हो गए, और 18 में से 11 गए तो कितने बचे, 7। यही आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए डिफरेंट है, सेम नहीं था, एकदम अलग था, ठीक है। चलिए देखिए 90 अंश का कोण बनाने को फिर पटरी प्रकार की सहायता से बताया। तो मैंने आपको बताया आप पटरी से एक रेखा खींच लेंगे, आप जितने भी सेंटीमीटर खींचना चाहो खींच लोगे। आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की नाप ली प्रकार और पेंसिल से, फिर यहाँ पर केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पर एक चाप लगाया, फिर इस पे केंद्र बिंदु मारकर यहाँ एक चाप लगाया जो 60 अंश का कोण बना, दूसरा कोण यहाँ पर एक चाप लगाया जो क्या होता है, यहाँ चाप लगाया, तो ये आपका बन गया 90 अंश का कोण, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रयमूल विक्रयमूल से फिर आ गया। ये थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे थोड़े वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत टफ है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, अपना टाइम ना वेस्ट करके, और अगर आप सीख सकते हो तो बढ़िया बात है, सीख लो। राम ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 300 रुपये में। ठीक है, वह कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो? यानी उसने 300 रुपये में खरीदा, अब वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए, उसको फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए तो क्या किया राम ने, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य हमें पता है। किसी चीज़ को जब खरीदा जाता है तो उसे हम किस में लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो उसको हम लिखते हैं क्रय मूल्य, और जब किसी चीज़ को बेचते हो तो उसको लिखते हैं विक्रय मूल्य, और लाभ होता है तो लाभ लिखते हो, हानि होता है तो हानि लिखते हो। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। लाभ कितना हुआ? 20% का, लेकिन कितने में बेचा ये नहीं पता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये आपको सूत्र याद करना होगा। सूत्र याद होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए। और अगर मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र ही होते हैं, अगर आपको सूत्र याद हैं तो आपको कुछ किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा था? 300 रुपये में। 100 का 100 उतारेंगे, कितने % का लाभ हुआ था? 20% का, और बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया? ब्रैकेट को पहले खोलेंगे तो 120 आ गया, 120 बटे 100। 100 एकम 100, 100 तिया 300 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 3 गुणे 120, यानी उसने कितने रुपए में खरीदा था? 360 रुपये में। ठीक है, चलिए 300 रुपये में लिया, 360 में बेचा, तभी उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 69 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहे। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं और शेषफल की बात की जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले उस शेषफल को उस संख्या से घटा दो, तो 1, 3 और 5 आ जाए, ये कहा गया है शेषफल। तो 49 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 48। 59 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 56। 109 में 5 घटाएंगे, आ जाएगा 104। अब हम इन सभी का महत्तम समापन, मैंने आपको बताया था महत्तम समापन देखिए 2 तरीके से निकलता है, एक भाग विधि के द्वारा और एक गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम इसमें गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग करना है आपको। ठीक है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना जानना है कि महत्तम समापन तक की बात की गई है। और जब भी शेष बचने की बात की गई तो जो शेष होता है उसको उस संख्या से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, अब हमने 48 का निकाला, तो इस तरीके से निकालते हैं, 2 को 48 में काटेंगे तो ये 24 बार जाएगा, फिर 2 को 24 में काटेंगे तो 12 दूना 24 होता है, 12 बार जाएगा। 2 छंग 12 होता है, 2 तियां 6 होता है, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 2 3 में कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर इनको हम गुणा कर लेंगे, फिर 56 को काटेंगे तो 28 बार जाएगा, फिर 2 14 बार जाएगा 28, फिर 2 सत्ती 14 होता है 7, तो इनको हम गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 104 को काटेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 52 बार गया, फिर 2 दूनी 4, 2 छंग 12 26 बार गया, फिर 2 एकम 2, 2 तीन 6 13 बार गया। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा, तो 13 बार इनको गुणा कर लेंगे। तो जब हम इनको क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उनको इस तरीके से लिखेंगे। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का याद रखना, जो भी संख्या सभी जो है पद में क्या हो, समान हो, उसी को हम लिख लेते हैं। तो 3 बार सभी में आया है। ठीक है, कितनी बार आया? 3 बार सभी में आया है। 3 किसी में नहीं आया, सिर्फ 1 बार आया। 7 भी 1 बार आया, 13 भी 1 बार आया। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो 3 बार तीनों में आई है, तो जो तीनों में जो सेम हो तीनों में उसी को उतारते हैं। तो 2 3 बार आया यानी 8। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है, जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल आपका 18, 1, 3 और 5 आएगा। ठीक है, शेषफल आपको क्या करना है, हटा देना है, माइनस करके तब आप लगाइएगा, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 2 हो। इस तरीके के प्रश्न आपके अति लघु में भी बहुत पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न जो हमारे वीक स्टूडेंट है वो भी जरूर सीख लें। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न, यही प्रश्न है जो आपको नंबर दिलाते हैं, और इनमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है 5a² + 4a - 2। ठीक है, देखिए मैं लिख कर लाई हूँ, फिर भी आपको इसलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाओ।
और यहाँ पर दिया गया है a बराबर -2, यानी a की जगह पर हम -2 लिख सकते हैं, ये कहा गया है यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं। तो 5 और यहाँ पर इंटू लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस तो लगा नहीं, इंटू, और यहाँ पर क्या है -2, तो a की जगह पर -2 लिख देंगे और -2 की घात 2 क्योंकि a की घात 2 है, प्लस 4 और यहाँ पर इंटू -2 हो जाएगा और ये -2 उतार लिया। ठीक है, अब इनको हम पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो 5 गुणे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। या हम ऐसे उतार लेते हैं आपको समझाने के लिए, -2 गुणे -2 क्योंकि 2 बार लिखना है। ठीक है, प्लस 4 गुणे -2, ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 5 गुणे माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस का 4, और यहाँ पर हो गया प्लस का 4 और गुणे प्लस का 4 और 2 नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में है तो 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -2 इतना आया आपका। ठीक है, इतना आया आपका। क्या आया हमारे पास, 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे -2 और -2। तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो 5 चक्कू 20 हो गया, प्लस अब ये प्लस यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 4 जो है 2 है, ये माइनस का है, 4 दूनी 8 तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये हो गया -2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो क्या होगा 8। अब ये माइनस और माइनस इसको इतना जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या पर माइनस है इसलिए ये माइनस ही चिन्ह लगेगा। तो 20 माइनस 10 हो जाएगा और 20 में से 10 गए, बचे 10, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ये कहा गया है, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये जो आपका वृत्त है और वृत्त में जो त्रिभुज बना है इसके बारे में पूछा गया है। क्या गया, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो त्रिज्या क्या है, OA है। त्रिज्या क्या होती, जो भी इस बिंदु से निकलती है वो त्रिज्या होती, OA है, OC है और OB है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कहा गया है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो जीवा कौन सी है, OAC, ये पूरी जीवा होती, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई। ठीक है, जीवा क्या होती, चाहे ऐसे कटे, चाहे आपका ऐसे कटे, चाहे आपका ऐसे कटे, यानी पूरा कटना चाहिए, ये आपकी जीवा। तो OAC और क्या है आपका AB और क्या है आपका BC, ये आपकी क्या है, जीवा है। ठीक है, फिर क्या है, वृत्त के व्यास को बताइए। तो वृत्त का व्यास क्या है आपका, वृत्त का व्यास, ये आपका वृत्त का व्यास है। ठीक है, क्या है, ये O, यहाँ पर O है, AC। ठीक है, तो ये आपका वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, फिर क्या है, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ये आपका क्या है, ये वृत्त है, और वृत्त का केंद्र क्या है आपका, O है। ठीक है, व्यास क्या है, ये आपका व्यास है, यानी A और C, OAC ये आपका है व्यास है। ये आपकी क्या है, जीवा है, ये आपकी क्या है, जीवा, OAC, AB और BC ये जीवा है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ये आपका वृत्त है और यहाँ पर ये वृत्त बना, ये आपकी त्रिज्या है OC, ये आपकी त्रिज्या है OA और ये आपकी त्रिज्या है OB। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है। समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये तो तीनों त्रिज्याओं के नाम क्या है, OA, OB और OC। ठीक है, ये आपका वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर O लिखा हुआ है, यहाँ पर A, B और यहाँ पर C है, सॉरी, और यहाँ पर है B। ठीक है, तो OA, ठीक है, OA, OB, यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, एक सेकेंड, ये आपका है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जीवा खींची गई है, यहाँ पर O है, ये A है, ये C है और ये है B। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें वृत्त का जो आपकी जो त्रिज्या है, आपकी त्रिज्याएं कौन सी हैं, एक ये त्रिज्या गई OC, एक ये त्रिज्या गई OA और एक ये त्रिज्या गई बीच वाली OB। ठीक है, फिर पूछा गया है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो AB आपकी जीवा है, AC आपकी जीवा है और BC आपकी जीवा है। ठीक है, फिर वृत्त का व्यास पूछा गया है। तो OAC आपका क्या है, वृत्त का व्यास, यानी AC जो है
OAC वृत्त का व्यास है, और वृत्त की जो केंद्र है ये आपका O जो है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस था, आपके सिलेबस में ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं थे, ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन था और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया गया। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी जो सलमा है वो अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अब ये तो पता नहीं कि रेशमा की आयु कितनी है, बस इतना पता है, तो हम रेशमा की आयु मान लेते हैं x। ठीक है, और सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी सलमा की आयु कितनी होगी, तो सलमा की आयु होगी x + 10 वर्ष। ठीक है, अगर रेशमा की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु x + 10 वर्ष होगी, क्योंकि 10 साल अपनी बहन से बड़ी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सलमा 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु क्या होगी, चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सिखाते हैं आपको। तो हमने क्या माना, हमें रेशमा की आयु तो हमें पता नहीं है, तो रेशमा की आयु माना x वर्ष है, तो सलमा की आयु कितनी होगी, x + 10 वर्ष, क्योंकि सलमा की आयु रेशमा की आयु की 10 साल बड़ी है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि 4 वर्ष पहले, तो जब भी 4 वर्ष पहले की बात की जाए तो आप माइनस लगाओगे, 4 वर्ष बाद की बात की जाए तो आप प्लस का चिन्ह लगाओगे, सिर्फ इतना सीख लीजिए। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी थी, तो हमें पता है रेशमा की आयु हमने x मानी थी, तो 4 वर्ष पहले x - 4 हो जाएगी, और सलमा की आयु रेशमा की आयु की 10 वर्ष ज़्यादा थी, तो 4 वर्ष पहले भी 10 वर्ष ज़्यादा होगी, लेकिन हम 4 वर्ष पहले लगाया तो x + 10 - 4 कर देंगे, तो x + 10 - 4 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x + 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 गए 6 बचा। अब प्रश्न के अनुसार ये कहा गया कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 2 गुनी थी, रेशमा की आयु की कितनी थी, 2 गुनी थी, तो चलिए 2 गुनी कर लेते हैं। तो रेशमा की आयु जो है 4 वर्ष पहले कितनी थी, 2 गुनी थी, तो x + 6 बराबर किसकी आयु के, जो सलमा की जो आयु है वो रेशमा की आयु का 2 गुना थी। ठीक है, तो सलमा की आयु कितनी है, x + 6 वर्ष है, जो रेशमा की आयु की 2 गुना थी, तो रेशमा की आयु × 2 यानी 2 गुना, रेशमा की आयु का 2 गुना। ठीक है, क्या लिखोगे, रेशमा की आयु का 2 गुना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 6 ब्रैकेट खोलेंगे, x + 6 आया, फिर इनको इनसे गुणा कर देंगे तो 2x - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक पास ले आएंगे और संख्या को एक पास, तो क्या हो जाएगा, +6, और जब ये -8 इधर आएगा तो ये +8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो ये प्लस का x माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब 8 में 6 जोड़ा 14 हो गए, 2x में से x गया, x बचा। ठीक है, तो x बराबर कितने हो गए, 14 वर्ष, यानी अगर रेशमा की आयु 14 वर्ष है तो सलमा उससे 10 साल बड़ी थी, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, 14 + 10 यानी कि 24, यानी सलमा कितने साल की है, 24 साल की है। ठीक है, चलिए आप चलिए सॉल्व करते हैं 2020 प्रश्न पत्र और देखते हैं 2020 में क्या क्या पूछा गया है। तो 2020 में देखिए इसमें भी प्रतिशत वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, हानि और लाभ वाले। ठीक है, ध्यान से अच्छे से सभी सूत्र को याद कर लीजिएगा, जितने सूत्र बताएं बस यही सूत्र ही पूछे जाएंगे। एक वस्तु 2 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो आपका कितना है, 2 रुपये है। ठीक है, जब बेचने की बात की गई तो विक्रय मूल्य, खरीदने की बात की जाए तो क्रय मूल्य। 5 रुपये की हानि में, यानी हानि आपको मिल गई 5 रुपये, तो इसका प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, तो जो आपकी वस्तु है विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेची गई, 20 रुपये में, कितने रुपए की हानि में, 5 रुपये की हानि में, तो इसका क्या बताना है, इसकी कितनी हानि हुई ये बताना है। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, देखिए जब आपने किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचा और आपको हानि कितनी हुई, 5 रुपये की, तो जब वस्तु 20 रुपये में बेचा और 5 की हानि हुई, यानी कि 20 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो हो गया 25, यानी आप वस्तु कितने की खरीद के लाए होगे, 25 रुपये की। जब आप 25 की खरीद के लाए होगे तभी तो आपने 20 रुपये में बेचा, तो 5 रुपये में हानि हुई, यानी आपके पास 25 रुपये हैं। ठीक है, 25 रुपये हैं, और आप से किसी ने आप कोई मान लो आपने एक पेन 25 रुपये में खरीदा और आपने किसी को 20 रुपये में बेच दिया, तो आपको 5 रुपये का नुकसान हुआ। तो यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जब 25 रुपये लोग का सामान लिया और 20 का बेच दिया तो 5 की हानि हुई। ठीक है, तो जब भी हानि पूछे इस तरीके से तो आप प्लस में जोड़ दीजिएगा उस संख्या को। तो अब हानि प्रतिशत में निकालना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी हुई, 5% की हुई, क्रय मूल्य हमारा हमने कितने में खरीदी, 25 रुपये में, तभी तो 5 रुपये में हानि हुई, 20 रुपये में बेचा, गुणे 100। तो 25 से कम 25, 25 × 100 काट देंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 5 × 20, यानी 20% की हमें हानि हुई। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग करने पर 8 शेष बचे। कितना शेष बचे? 8 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या की बात की गई, आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी बात की जाए तो आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। इस चीज़ को याद कर लेना, दिमाग में एकदम बसा लीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या कही गई है, तो सबसे पहले आप इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक आप क्या निकालते हो? डायरेक्ट एक साथ तीनों को निकालते हो। लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है? डायरेक्ट एक साथ निकालते हो। अगर ये महत्तम समापवर्तक होता तो 15 का अलग निकालते, 20 का अलग निकालते, 36 का अलग निकालते, 48 का अलग निकालते। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 15 बार में नहीं कटेगा, जो चीज़ नहीं कटती उसको वैसे ही उतार लेते हैं। 2 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 2 दाम 20, 36 भी कट जाएगा, 2 18 दूना 36 होता है, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 48 भी कट गया। फिर 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 9 2 नवा 18 कट जाएगा, और 2 12 बार में 24 में चला जाएगा। अब क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 6 अभी है, 6 2 से कट जाएगा। तो 15 5 9 नहीं कटेगा, वैसे उतार लिया, 2 3 6। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 5 15 हो गया, 5 से कट गया, और 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसे ही उतार लिया, तो 3 3 9 होता है, और यहाँ पर 3 1 कम 3 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, 3 फिर 3 1 आपका है तो कट जाएगा, तो 3 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, वैसे ही उतार लिया, 3 1 कम 3 और 1 आपका बचा। फिर 5 से 1 कम 1 कम 1 कम सभी आ गया। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं, इन सभी को गुणा करते हैं। कैसे गुणा करेंगे? तो सभी को सभी जितनी संख्या है सभी को लिख ले देंगे। 1 2 3 4, 4 आपका 2 4 बार आया, फिर 3 2 बार आया, और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 16 और 3 3 9, 9 5 45, 16 और 45 को गुणा करेंगे, आ जाएगा 720। अब यहाँ पर कहा गया है कि 8% 8 शेष बचेगा। तो जब शेष बचने की बात की जाए तो आप उस 8 को वहाँ पर जोड़ दीजिएगा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका महत्तम समापवर्तक है तो वहाँ पर आपको घटा देना है, और लघुत्तम समापवर्तक है तो आपको वहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है, देखिए चाल और दूरी वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है और रेलगाड़ी से रिलेटेड है। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 30 मीटर लंबी है, यानी एक रेलगाड़ी है जो 30 मीटर क्या है? लंबी है। ठीक है, फिर कहा गया है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको 12 सेकेंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा आप बार बार मत निकालिएगा, आपको इतना याद होना चाहिए कि जब हम 1 मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हमारा 18/5 यानी 18 किलोमीटर प्रति 5 प्रति घंटा आता है। ठीक है, 18/5 हमारा उत्तर आएगा, इसी में आपको गुणा करना है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, एक बार सीख लिया बस, अब आपको यही सिर्फ याद रखना है, बार बार आपको पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एक रेलगाड़ी कितने मीटर है? 30 मीटर लंबी है, और एक प्लेटफॉर्म जो है वो 120 मीटर है, 120 मीटर प्लेटफॉर्म है जिसको वो तय करेगी। तो एक रेलगाड़ी ऑलरेडी 120 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है, और वो 120 मीटर प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 30 + 120/12 यानी दूरी कितनी है? 30 + 120, यानी एक तो रेलगाड़ी की दूरी और दूसरी क्या है? प्लेटफॉर्म की दूरी। दोनों को जोड़ के 150 आ गया, और समय कितना है? 12 सेकेंड। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, और 6 दूनी 12, 6 पंचे 20। ठीक है, हाँ, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 3 बचेगा ना, 6 पंचे 30, तो 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम 18/5 से सिर्फ गुणा कर देंगे, क्योंकि 18/5 कैसे आया मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो 18/5 से जब गुणा करेंगे तो ये 25/9, 25/2 गुणे 18/5 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा, और 5 पचम 25, यानी बचा क्या? 5 गुणे 9, तो 5 9 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा एक दूरी यानी चाल चलने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें आपने क्या किया? पहले आप क्या करेंगे? आप इस वाले कोष्ठक को पहले सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे
भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 15 माइनस, ये सारी संख्या आप ऐसे लिख लोगे। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सारी संख्या उतार ली, तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो 5 प्लस 3 हो गया। अब मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 15, और ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में अब 5 और 3 8 तो हो गया, लेकिन ये 8 कैसे हुआ, यहाँ पर माइनस का निशान है और यहाँ पर प्लस का निशान है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 जोड़ दिया, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब 6 में से 8 गए, 2 बचे, तो 15, और 6 में से 8 गए, 2 बचे। ठीक है, कितने बचे, 2 बचे, तो प्लस माइनस माइनस होता ना, तो 2 बचे। ठीक है, 2 बचे, और 2 जो है वो आपके क्या होंगे, माइनस जो है, ये 2 बचे, तो 2 माइनस का ही 2 होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या पे 8 लगा हुआ है। ठीक है, बड़ी संख्या जो आपकी है 8, इसी पे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस का ये 2 होगा। तो जब ये माइनस का 2 होगा, तो ये 15 माइनस 2 है, और ये भी माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, और इस त्रिभुज में आपको इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज की सारी भुजाएं दी गई हैं। एक आपकी भुजा a माइनस बी है, एक जो भुजा है जिसकी माप है a माइनस बी, ए प्लस बी सेंटीमीटर, पहली भुजा की है 2a माइनस बी सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है a प्लस बी सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 3a माइनस बी सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है बाहरी भुजाओं का योग। क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो पहली भुजा है 2a माइनस बी, दूसरी है a प्लस बी, तीसरी है 3a माइनस बी। अब इनको हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट को खोलेंगे। तो जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो 2a माइनस बी प्लस का है, यहाँ पे प्लस का निशान, तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 3a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा और भी तोड़ के बता दिया कि जब आपने इस ब्रैकेट को खोलना सीख गए, आप सीख लिया, तो अब क्या करेंगे, a वाली संख्या को एक पास लिखेंगे, b वाली संख्या को एक पास कर लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मैथ में वीक हैं। ठीक है, तो 2a, ये 2a है, और यहाँ पर a है, और यहाँ पर 3a है, तो सभी a वाले को एक पास लिख लेते हैं। तो 2a प्लस a प्लस 3a। ठीक है, अब b वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस b है, यहाँ पर माइनस b लिख दिया, यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पर प्लस b लिख दिया, यहाँ पर माइनस b है, यहाँ पर माइनस b लिख दिया। ठीक है, तो अब 2a प्लस a और प्लस 3a मिलके कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3, और 3 3 हो गया 6, यानी 6a आ गया। कितना आ गया, 6a आ गया। तो ये हमने 6a उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस b प्लस बी और माइनस बी। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब भी प्लस माइनस एक साथ हो तो वो कट जाएगा। तो ये माइनस बी, ये प्लस बी से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस बी। तो इस माइनस बी को उतार लिया, इसलिए आपका उत्तर आ गया 6a माइनस बी। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी अच्छे से, आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए अब आपको बता दूं, आप यहाँ पे कमेंट्स करोगे, मुझे पता है यहाँ पे इसलिए कमेंट्स करोगे क्योंकि यूट्यूब के एक टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 6a माइनस 2b आंसर आएगा, जो गलत है आंसर। ठीक है, उनका आंसर गलत है, इसलिए मुझे पता है अगर आप उनकी वीडियो देखकर जरूर आए होंगे, और आप वीडियो देखकर आए होंगे तो आप यहाँ पर मुझसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट्स करेंगे कि मैम आपने गलत बताया है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जब भी माइनस बी और प्लस बी और माइनस बी आया है, तो जब भी दो संख्या प्लस और माइनस में हो तो वो हमेशा कट जाती हैं, और आपका सिर्फ उत्तर आएगा माइनस बी, ना कि यहाँ पर माइनस 2b आएगा। एकदम सरासर गलत आंसर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 6a माइनस बी। ये आपका एग्जैक्ट आंसर, यही आपका सही आंसर है। आप कहीं से, गूगल से, आप कहीं से भी सही आप सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ के आए होगे तो पक्का आप कमेंट्स करोगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आपके दिमाग में डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए अब उत्तर नंबर 17 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक कमरा है जो 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये एक कमरा है जो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है,
और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी छत की निचले भाग में कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी, यानी इसके छत की जो निचला भाग है उसमें कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। ठीक है, वर्ग में टाइल लगेंगी। ठीक है, वर्ग में कितनी टाइल्स लगेंगी ये बताना है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने की बात की जा रही है। तो चलिए, तो एक कमरे का जो सबसे पहले तो हम इसको सारी संख्या को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 15 मीटर बराबर कितना होगा, 15 मीटर बराबर होगा 15 गुणे 100, यानी कि कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो 1500 में 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर जुड़ के क्या हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से कमरे की चौड़ाई भी कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर बराबर कितना होगा, 9 गुणे 100। ठीक है, यानी कि 900 सेंटीमीटर। और 900 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 902 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, कितने वर्गाकार टाइल लगेंगे। तो जब भी वर्गाकार टाइल लगने की बात की जाए तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप 1517 और 902 का मासा निकाल लो। ठीक है, जब मासा निकालोगे तो आपका उत्तर आएगा 41 सेंटीमीटर। मासा कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि 15 और 17 को इस तरीके से मासा निकालिए और 902 का मासा निकालिए। जो भी उत्तर आएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा 41। मासा आप निकालोगे तो 41 आएगा। अब मैं बताऊँगी फिर से तो देर होगी। ठीक है, तो 41 आएगा। तो यानी कि 41 जो है वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो आयताकार कमरे की छत का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल कितना है, 1517 गुणे 902। और एक वर्गाकार टाइल कितनी आई, 41 आई। तो हो जाएगा 41 गुणे 41, क्योंकि ये 41 होगा वर्गाकार, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर ये 41 है तो ये भी 41 होगा, ये भी 41 होगा, ये भी 41 होगा। तो 41 गुणे 41। अब हम इसको जब भाग देंगे तो 41 जो है 37 बार में 1517 को काट देगा और 41 22 बार में 902 को काट देगा। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 37 गुणे 22 यानी 814। यानी 814 आपकी जो है क्या लगेंगी, टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी, एक छत के नीचे आपकी 814 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, सॉरी वीडियो का नहीं, इस आपका पेपर का। ठीक है, 2020 पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि किसी कक्षा के विद्यार्थी का पूर्णांक कितना है, 600 में से कुल अंकों की दर्शाया गया है। तो इसको निरूपित करना है। यानी अमिता 600 पूर्णांक है, यानी 600 का पेपर है, जिसमें से अमिता को 450 मिले, नमिता को 300 मिले, दीप्ति को 400 मिले, अजय को 350 मिले, अमर को 500 मिले और नाजिया को 560 मिले। ठीक है, और तो यहाँ पर कहा गया है कि इसको बार ग्राफ के द्वारा समझाइए। बार ग्राफ इस तरीके से आप बनाते हो, ये बार ग्राफ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, पिक्टोग्राम नहीं पूछा है, यहाँ पर बार ग्राफ पूछा है। ठीक है, तो चलिए बार ग्राफ की तरह इस तरीके से दर्शाना है। तो बार ग्राफ दर्शाने के लिए आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर 100 अंक के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को आप 100 अंक के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो जब 1 सेंटीमीटर को 100 अंक के बराबर मान लोगे तो 1 सेंटीमीटर 100 अंक हो गया, दूसरा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 आप ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपने नाम लिखा अमिता का, अमिता, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया, सुशांत। ठीक है, तो अमिता को कितने नंबर मिले थे, 450। तो 450 यानी यहाँ पर 50 मान लेते हैं, 450। तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ खींच लिया। फिर नमिता को मिले थे 300, तो हम 300 तक आ जाएंगे। देखिए ये 300 है, 300 तक आ गए। दीप्ति को मिले 400, तो दीप्ति को 400, ये देखिए 400 यहाँ तक आ गए, इसको इतना खींच लिया। फिर अजय को मिले थे 350, तो ये देखिए 350 है, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना लिया। अमर को मिले थे 500, तो ये देखिए 500 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बार बना लिया। नाजिया को मिले थे 550, तो यहाँ 550 नीचे यहाँ है, सॉरी यहाँ पर 550 है, इसको यहाँ पर बना लिया। सुशांत को मिले थे 600, तो 600 सुशांत ने ऐसे बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर 2022 है, जो आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। अच्छे से समझिएगा, लास्ट है। ठीक है, आप परेशान हो गए होगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर है तो इतना तो करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। ए की 40 है, बी की 20 है, सी की 15 है, डी की 15 है, ई की 10 है। तो आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये पाई ग्राफ जो होता है इसके द्वारा प्रदर्शित करना है। चलिए, तो आपको पता है कि जो पाई ग्राफ जो होता है इसमें क्या होता है, आपको पता है ये जो इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो 40 में 20 जोड़ा हो गया 40 2 60, 4 2 6 यानी 60 हो गए, और 15 दूना 30, 60 हो गए 120, सॉरी 4 2 6 60, और 60 और 30 कितने हो गए, 6 3 9, 90 हो गए, और 10 हो गए 100, यानी ये टोटल हो गए 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या है, ये हमारा पाई ग्राफ है, ये हमारा कितना होता है 360 अंश का होता है। ये हमारा कितना होता है, पूरा ये जो वृत्त होता है 360 अंश का होता है। ठीक है, ये 360 अंश का होता है। तो ए बराबर क्या होगा, 40/100 गुणे 360। तो हम इसको गुणा कर देंगे, इसको हम गुणा भाग कर देंगे तो ये 144 आएगा। फिर 20/100 गुणे 360 तो ये 72 डिग्री आएगा। फिर क्या है 15/100 गुणे 360 तो ये 54 डिग्री आएगा। और 3/2 और 15/100 गुणे 360 करेंगे तो ये तभी ये 54 आएगा। और 10/100 गुणे 360 करेंगे तो ये 36। यही आपका आंसर आ गया। और हमको इसको पाई में प्रदर्शित करना है तो 144 है, तो 144 का ऐसे बन जाएगा, 72 का ऐसे बनेगा, 54 इस तरीके से बनेगा, 36 का इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च करता है, यानी अपने ऊपर खर्च करता है, 1/2 भाग घरेलू खर्चों में खर्च कर देता है, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना भाग है, तो हमें तो पता नहीं कि उसके पास कितना रुपए है, तो हम मान लेंगे उसके पास 1 रुपये है। कितना रुपये है, 1 रुपये है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि उसके पास कितना भाग है, 1 भाग है। 1 भाग का वो हम 1 मान लेते हैं, ठीक, 1 भाग का वो कितना खर्च करता है, तो खर्च जब करेगा तो हम माइनस लिखेंगे, यानी वो लॉस कर रहा है। तो ब्रैकेट में 1/4 भाग जो वो खुद पर खर्च कर रहा था, प्लस 1/2 भाग जो वो किस पर खर्च कर रहा था, घरेलू वर्क पे, और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे। अब हम इनका लासा निकालेंगे, तो 4 2 और 5 का लासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लिया। फिर 2 1 2 1 और 5 नहीं कटेगा, उतार लिया। फिर 5 1 1 तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लासा आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए। क्या है ये आपका 1/4, 4 2 5, 2 दूनी 4, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 4 पंचे 20, सॉरी हो जाता है। ठीक है, 20 आपका क्या हो गया, लासा हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। तो अब 20 हो गया, तो आप 1/4 को 20 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 5 आ गया। फिर 1/2 को 20 से करोगे तो 2 दाम 20 यानी 10 आ गया। और 1/5 को आप 20 से करोगे तो 5 चक्कू 20 यानी 4 आ गया। तो इस तरीके से आप उतार लेंगे। ठीक है, उतारने के बाद क्या हो गया, 1 माइनस, अब इन सभी को जोड़ लोगे तो 5 और 9 होता है, 9 10 19 यानी 19/20 आ गया। 1 माइनस 19/20 यानी 1 में वो अपना 19/20 टोटल खर्च करता है। तो अब 1/20, अब हम क्या करेंगे, जब इस तरीके का 1 माइनस 19/20 लिखा होता तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 20 एकम 20 हो गया, और यहाँ पर माइनस का निशान माइनस, और यहाँ पर 19 लिख दीजिए बटे 20। सिर्फ यही करना है। ठीक है, ज़्यादा जो उसकी ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 19/20 लिखा, तो आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे तो 20 माइनस 19/20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में से 19 गया, बचा 1/20 यानी टोटल उसके पास कितना बचता है, 1/20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन वैसे रिपीट किया हुआ है। ठीक है, रिपीट तो किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन जो रिपीट किया है, आपके सर ने भी बताया है कि यहाँ पर आंसर है, लेकिन यहाँ पर भाग दिया था और यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नहीं, यहाँ पर भाग ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, भाग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। तो भाग दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीट किया हुआ है 2016 में। तो जब भाग दिया हुआ है तो लास्ट में जो आपका 121 भाग 11 बचेगा, तो 121